का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अतीत से सबक द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में अपने समक्ष लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सेफानदोन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ईस्ट एशिया सम्मेलन से अलग हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। खासकर आर्थिक और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बात हुई है। दोनों नेताओं की बैठक में पीएम मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री को आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। भारत और लाओस के शीर्ष नेताओं की मुलाकात में दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा, लोगों से संबंध, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग के मुद्दों पर साथ काम करने की सहमति बनी। लाओस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को चक्रवाती तूफान यागी के दौरान मदद देने के लिए धन्यवाद दिया है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच लाओस में विश्व विरासत स्थल वाकफों के संरक्षण के लिए भी सहमति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही भारत और लाओस के बीच मेकोंग गंगा सहयोग पर भी सहमति बनी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री मोदी का लाओस द्वारा द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय लाओस के दौरे को पूरा करके वतन की वापसी की ओर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री का दौरा बेहद सफल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाओस और भारत के बीच मैत्री संबंध बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई और द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से देखा जाए तो लाओस के राष्ट्रपति थोंगलुन सिसुलिथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई। ये लाओस की राजधानी वियंतियाने में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। अगर दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले भारत और लाओस के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई एमओयू पर साइन हुए। इसके अलावा नेशनल टेलीविजन, लाओस के सूचना संस्कृति, टूरिज्म विभाग और भारत के प्रसार भारती के बीच भी प्रसारण को लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। इसके साथ ही साथ कस्टम मामलों में दोनों देशों के बीच आपसी मदद करना और सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। लुआंग प्रवांग प्रांत में लाओ रामायण के फलक फालम प्रस्तुति की विरासत को लेकर भी भारत और लाओस के बीच में एक प्रभावशाली प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुआ, जिस पर समझौता भी साइन किया गया। इसके अलावा लुआंग प्रवांग प्रांत के बाद काके मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें भारत ने सहयोग करने के लिए हामी भरी। इसके अलावा चंपासक प्रांत में शैडो पपेट थिएटर के संरक्षण को लेकर भारत ने लाओस की मदद करने के लिए एक हस्ताक्षर किया। फूड सर्टिफिकेशन के जरिए लाओस की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए भी भारत के एक प्रोजेक्टेशन किया गया। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत और दोनों देशों और लाओस के बीच में करीब $1 मिलियन की सहायता भेजने का भी भारत ने भरोसा दिलाया। इस पर भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके साथ ही साथ एग्रो फील्ड में, एजुकेशन में, टूरिज्म में, खेल में सांस्कृतिक बढ़ावा देने को लेकर भारत और लाओस के बीच समझौता हुआ और इस समझौता के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने की कटिबद्धता भी जताई। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसके अलावा थाईलैंड और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी मुलाकात की, जो समिट में शामिल होने आए थे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी किया कि सफल शिखर सम्मेलन को आयोजित कराया और अगले 21वीं सदी में भारत और लाओस के संबंध बेहतर और प्रगाढ़ होंगे और दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई इबारत लिखेंगे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर लाओस में हुई चर्चा।
और अब बात करेंगे परंपरा का पालन, कन्या पूजन। उत्तर प्रदेश सरकार में नवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में सीएम योगी ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। बता दें कि सीएम योगी ने मंदिर स्थित अपने आवास परिसर में 9 कन्याओं को बारी बारी पांव धोए, तिलक लगाया। पूजन के बाद इन कन्याओं को सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा। इन 9 कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों को भी पूजनोपरांत श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दिया गया। सनातन धर्म की परंपरा में शारदीय नवरात्रि का आज पावन नवमी का पर्व है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मैं शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। और बात करेंगे जयंती पर संग्राम। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि देने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार अखिलेश और उनके समर्थकों को कैंपस में जाने से रोके हुए है। बता दें कि जेपीएनआईसी और अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि एसपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साइट पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अखिलेश यादव से जेपीएनआईसी न जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी को हम लोग वहां जाकर सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। बीजेपी के लोग विनाशकारी लोग हैं। जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। देखिए, जयप्रकाश जी को हम जिस लिए पूरे देश में याद करते हैं, जब तानाशाही का माहौल बनता है तो हम जेपी को याद करते हैं, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनता है तो हम जेपी को याद करते हैं, जब अनटचेबिलिटी की बात होती है तो हम जेपी को याद करते हैं, जब हम संघीय ढांचा को खत्म करने वाली जो ताकतें हैं, जब उन ताकतों की बात करते हैं तो हम जेपी को याद करते हैं, जब हम इमरजेंसी के खिलाफ बात करते हैं तो हम जेपी को याद करते हैं। तो सवाल ये है कि जेपी जो इस देश की विरासत है, उनको याद करने में बीजेपी आरएसएस को क्या दिक्कत है? आज तो प्रधानमंत्री जी भी उनको अपना मान रहे हैं। तो जेपीएनआईसी जो माननीय अखिलेश जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उत्तर प्रदेश का एक डायमंड है प्रोजेक्ट, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोई भी तामीर, कोई भी ऐसी चीज जिसमें अखिलेश जी का नाम आ जाए, उन्हें से चिढ़ होती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए यशी, आज जो लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव और जेपीएनआईसी सेंटर जाने वाले थे, वो तो फिलहाल लखनऊ प्रशासन ने उसको पूरी तरीके टाल दिया है। लेकिन एक ये भी कहा जाएगा कि सरकार ने जो रोकने का काम अखिलेश यादव को नालंदा का किया था, वो पूरी तरीके से सफल गया।
क्योंकि अखिलेश यादव के घर सुबह से ही वहां पर पुलिस फोर्स तैनात थी। न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई थी कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ गोमती नगर स्थित JPNIC सेंटर ना जा पाए, वहां पर माल्यार्पण ना कर पाए। और उसका पुरजोर विरोध भी हमको देखने को मिला कि अखिलेश यादव घर के बाहर जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता थे वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के तमाम रास्ते खोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन थक हार करके 1 घंटे बाद अखिलेश यादव ने इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ये निकाला कि पोडियम पे जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति थी उसको गाड़ी से लेकर के बाहर आए और उसी गाड़ी पे चल के उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके सरकार पर हमलावर हुए। तो एक जरूर ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो रोकने का पूरा प्रयास कल रात से जो पुख्ता इंतजाम कर रखे थे वो तो पूरे सफल हुए। और समाजवादी पार्टी का जो तबका था जो पूरी ताकत लगा रहा था इस बात को लेकर के कि सरकार की जो अड़िग है इस पूरे कार्यक्रम को ना कराने को लेकर के उसको वो पूरा कर लेंगे, तो वो भी उनका कार्यक्रम जो है पूरी तरीके विफल रहा। तो अब JPNIC सेंटर पर पूरी तरीके से राजनीति जो है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा की हो गई है। और अब ये कहा जा सकता है कि JPNIC बेचने का जो सरकार का जो एक प्लान ऑफ एक्शन था वो धीमे धीमे तेजी से आएगा, क्योंकि JPNIC लगातार समाजवादी पार्टी के खेमे में रहा है। जयप्रकाश नारायण हमेशा ये कहा जाता था कि लोकनायक है और समाजवादी पार्टी के खेमे से रहे हैं, इसलिए वो बिकना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता था। लेकिन अब माल्यार्पण की अगर ये अर्चना जो है खत्म होगी, रिवाज खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं JPNIC सेंटर पूरी तरीके से बिक सकेगा, सरकार को बेच सकेगी, NDA बेच सकेगी। तो अब पूरी तरीके से राजनीति जो है वो सरकार इसको खत्म करना चाहती है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसको लेकर के आप राजनीति की गरमाएंगे, इसको टूल पकड़ाएंगे और तरह तरह से अपनी बयानबाजी करेंगे। और आज भी अखिलेश यादव ने अपनी बयानबाजी में जरूर कहा कि सरकार को अब कुछ दिखता नहीं है, पहले तो सुनाई नहीं देता था, अब कुछ दिखता नहीं है और अपनी तानाशाही में लगी हुई है। इसलिए सरकार जो चाह रही है सत्ता में रहते रहते वो अपने अधिकारियों से, वो अपने कर्मचारियों से जो चाहे वो करा सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शिवा। और बता दें आपको कि आज अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और अब बात करेंगे ट्रायल रन को हरी झंडी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बसंत कुंज इलाके में मोहल्ला बस सेवा के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पहले कहा था कि योजना के तहत 2080 बसें होंगी, इनमें से 1040 DTC और बाकी DIMTC संचालित करेगा। और कैलाश गहलोत के मुताबिक बस सेवा का मकसद दिल्ली में आखिरी मील कनेक्टिविटी देना है। बता दें कि 23 सीटों वाली मोहल्ला बसें उन रूटों पर लगाई जाएंगी जहां सकरी सड़कों की वजह से बड़ी बसों को चलने में दिक्कत होती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली में ट्रायल रन को दिखाई गई हरी झंडी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए सुगम व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की और अधिक उपलब्ध कराने के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की। दिल्ली ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग के तरफ से मोहल्ला बस सेवा की शुरुआत की गई। इसको लेकर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, इसके साथ ही साथ बसंत कुंज इलाके की आम आदमी पार्टी की विधायक परिमला टोकस ने आज बसंत विहार के बस डिपो से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें खासकर छोटे छोटे रूट पर चलेंगी और इनकी गली मोहल्लों से भी निकलने की व्यवस्था की गई। इसीलिए इन बसों की साइज 9 मीटर की रखी गई। यानी जो आमतौर पर दिल्ली में DTC की बसें चलती हैं वो लॉन्ग बसें होती हैं, डबल डेकर बस होती हैं। इन बसों की अपेक्षा इनको हैवी रोड चाहिए होते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने आम जनता को ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराने के लिए कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को बस की कनेक्टिविटी से कैसा जोड़ा जाए और जोड़ने के लिए पतली रोड है, छोटे रोड हैं, उनके लिए छोटी बसों की व्यवस्था की जाए। इसी को अमल करते हुए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अब मिनी बस योजना की शुरुआत की है। इसको इन्होंने मोहल्ला बस योजना का नाम दिया है। इन 9 मीटर की छोटी बसों को आज हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और बसंत विहार इलाके की विधायक परिमला टोकस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये बसें एक दूसरे को मोहल्ले से कनेक्ट करेंगे और इससे क्या होगा कि आम जनता को इस मोहल्ले से। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बसों को। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे भूख हड़ताल हेल्थ की पड़ताल। कोलकाता में आरजीकर की घटना के विरोध में 7 जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। उनकी देखभाल कर रहे सीनियर डॉक्टरों ने बताया कि हड़ताल कर रहे डॉक्टरों में से ज्यादातर की तबीयत खराब है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में आरजीकर की घटना के विरोध में 7 जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 5वां दिन शुरू हो गया है। उनकी देखभाल कर रहे सीनियर डॉक्टरों ने बताया कि हड़ताल कर रहे डॉक्टरों में से ज्यादातर की तबीयत खराब है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हड़ताल जारी रही तो उनकी सेहत बहुत खराब हो सकती है। फिजिकली हम उसको पर्सनली सीखदार ये देखा, वो लोग बात भी नहीं कर पा रहा है, वो लोग सो गया, आंख बंद करके सोया पड़ा है, गिरा पड़ा है, इवन बाथरूम जाने का भी उसका ताकत नहीं है कि शुगर 70 का नीचे आ गया। 7 डॉक्टर का शुगर 70, एक जन 70 है, बाकी 6 डॉक्टर और डॉक्टरनी का शुगर बिलो 70 मीन्स दे आर क्रिटिकल लेवल में पहुंच गया। जो भी 7 जन अनशन में बैठे हैं उनमें से 2-3 जन बहुत ज़्यादा ही वीक है, टायर्ड है, वो चाहते हैं रेस्ट करना। सिर्फ बाथरूम वो उठ के जा रहे हैं, वो व्हील चेयर से हम लोग लेके जा रहे हैं, बाकी पूरा समय वो लेटे रहना पसंद कर रहे हैं। और 1-2 जन अभी भी है जो कि अभी भी काफ़ी एनर्जेटिक है, वो बोल रहे हैं, सबसे बात करना चाहते हैं, जो भी उनसे बात करने आ रहे हैं वो उन लोग से उठ के बात कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों की मांगों में कथित रूप से रेप और मर्डर का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के लिए इन भी शामिल है। 9 अगस्त को सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये वारदात हुई थी। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा में सुधार की भी मांग की गई है। और खास पेशकश में फिलहाल अब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।